हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आई एग्ज़ाम भी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम नाबार्ड ग्रेड ए का ईएसआई का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। और मेरे तरफ से ये अभी स्ट्रेटजी वाला लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अभी आपको पता है नोटिफिकेशन आ गया, 2-3 दिन हो गए। नियर अबाउट सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, बस ये ईएसआई के बारे में थोड़ा सा 2-3 डाउट था, तो ये वीडियो है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। अभी ज़्यादा टाइम आप स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियो, इसका प्रिपरेशन कैसे करें, उसका प्रिपरेशन कैसे करें, इस पर अभी ज़्यादा फोकस ना करते हुए, अगर आपको ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ अभी आपका फोकस होना चाहिए डायरेक्ट एक्शन पे। डायरेक्ट एक्शन मतलब आपको एक्चुअल स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोई, हम बोलते हैं ना, मैजिक वैंड नहीं है कि जो आपको बताएगा कि ऐसे करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। एक्चुअल क्या करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मोबाइल बंद रखना पड़ेगा, फुल्ली सिटिंग करना पड़ेगा। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 घंटे तक भी लोगों का बैठने का एनर्जी होता है। मैं खुद बैठता था जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था। तो आपको अभी जो सोशल मीडिया है या आपके कुछ फ्रेंड सर्कल है, वहाँ से थोड़े टाइम के लिए आपको अलग कर लेना है एंड फुल्ली प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो अभी देखिए क्या होता है ना, कि हम बोलते हैं ना मुझे मोटिवेशन चाहिए, लेकिन जनरली मोटिवेशन क्या होता है ना, मोटिवेशन एक्सटर्नल होता है। यानी कि हम कहते हैं ना कि आपको किसी ने मोटिवेट किया है, तो इसका मतलब है आपका जो एफर्ट्स होगा या आपकी जो एनर्जी होगी वो दूसरे पे डिपेंड हो गई। तो इसलिए मोटिवेशन ठीक है, थोड़ा सा कुछ वीडियो देखने के बाद मिलता है, लेकिन ये जो इंस्पिरेशन जो फैक्टर होता है ना, वो आपके खुद के अंदर से आना चाहिए। तो इसलिए इतनी एनर्जी लगा लो, इतनी एनर्जी लगा लो कि आपका जो गोल है नाबार्ड में ग्रेड ए ऑफिसर हो या ग्रेड बी ऑफिसर बनने का, इसलिए फुल एनर्जी आपको लगनी चाहिए। और आपको जो गोल है उसके सिवा आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, ये जस्ट मेरे तरफ से एक, जस्ट हम बोलते हैं ना, एक टिप्स जैसा हो गया। फिर आगे अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है, सबको पता है। आपको जहाँ पे जाना है आप वहाँ पे यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल। अदरवाइज़ ये तो सब लोग यहाँ पे भरेंगे, लेकिन जो लोगों का एग्रीकल्चर है वो यहाँ पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। फाइनेंस में एलिजिबल हो तो यहाँ पे कर लीजिए, कंप्यूटर या आईटी पे कर लीजिए, फिर राजभाषा है तो यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, तो ये बस 1 मिनट में मैंने ये फिनिश कर दिया है। अब ये आते हैं हमारे पैटर्न पे। तो ये पैटर्न है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, आपको है 40 मार्क के लिए प्रीलिम्स में। एंड ये जो है ना मेरिट सेक्शन, मेरिट सेक्शन मतलब ये जो 3 सेक्शन है, इसी सेक्शन के मार्क्स काउंट किए जाएंगे मेरिट बनाने के लिए, यानी कि लिस्ट बनाने के लिए। कुछ लोग पूछ रहे कि सर फिर इसमें कितने मार्क्स लाने हैं, है ना, ये जो 5 सेक्शन है इसमें कितने मार्क्स लाने। तो ये पहले से फिक्स जनरली नहीं होता है। आपको पता है कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, कंपटीशन पे। लेकिन कभी कभी जैसे आरबीआई ने काफ़ी बार 20% का कट ऑफ फिक्स किया है, या फिर कभी कभी 25% कट ऑफ का फिक्स किया। तो मुझे लगता है आप मिनिमम 25% लेके चलेंगे तो आपको यहाँ पर चाहिए 5। ठीक है, यहाँ पर चाहिए आपको 7.5 मार्क, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2.5। ये मैं आपको मिनिमम बोल रहा हूँ, इतना हो सकता है। लेकिन अगर वो कट ऑफ निकालेंगे बेस्ड ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है सेफर साइड के लिए आप इसमें 50-50% का, यानी कि 10, 15, 10, 10 एंड 5, इतना एक टारगेट लेके चलिए। क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, वो बोल रहे थे कि इसमें कितने मार्क चाहिए, क्वालिफाइंग है तो कितने मार्क चाहिए। तो क्वालिफाइंग में इस टाइप का क्राइटेरिया भी आ सकता है, वो सबको एक परसेंटेज लगा के फिक्स कर सकते हैं, जैसे आरबीआई कभी कभी करता है सेक्शनल कट ऑफ के लिए, या फिर कभी कभी एक्चुअल कंपटीशन के बेस पे। ठीक है, एक्चुअल कंपटीशन के बेस पे भी कट ऑफ डिसाइड होता है, लेकिन वो एग्ज़ाम होने के बाद डिसाइड होगा। लेकिन मैं आपको सेफर साइड के लिए इतने मार्क्स बता रहा हूँ, 50% टारगेट रखिए। और यहाँ पे कितना लाना है, यहाँ पे लाना है 100। टारगेट तो 100 रखना पड़ेगा ना। लोग बोलेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो देखो टारगेट सोचने में क्या जाता है कि मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाऊंगा। आरबीआई सिस्टम में बहुत लोगों को मिले भी है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ ही 96-97 था, तो यहाँ पर मैक्सिमम है। लोग बोल सर कितना टारगेट करें, तो मैं बोलूँगा 70। तो आप 70 पे रुकने थोड़ी वाली है, आप जितना चाहे उतना स्कोर कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्टडी। तो टारगेट कितना होना चाहिए, 100। बाद में अचीव कितना वो देखा जाएगा, लेकिन टारगेट हमेशा फुल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो ये जनरल अवेयरनेस है, ईएसआई है एंड एआरटी है। अगर आप देखेंगे ना, नियर अबाउट ये सिमिलर ही है, ऐसा ज़्यादा अलग नहीं है। बस जो कोर एग्रीकल्चर पार्ट होगा ना, उसमें भी 2 फैक्टर आते हैं। एक आता है आप उसको कहेंगे
स्टैटिक पार्ट और एक आता है डायनामिक पार्ट। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज में देखेंगे ना, उसमें भी एग्रीकल्चर का सिलेबस है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर आपका तो ईएसआई का वीडियो एआरडीपी क्यों बात कर रहे हैं, तो मैं आगे जाके आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये सिलेबस समझना भी बहुत ज़रूरी है और ये काफ़ी लोगों को डाउट था, पहले मैंने कोई भी वीडियो में क्लियर नहीं किया था, इसलिए मैंने ये अभी आपको क्लियर कर दिया है। अभी ये है आपका मेंस का पैटर्न और यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यहाँ पे ऑलरेडी एआरडी इंक्लूडेड है और उनके तरफ से कुछ गलती हो गई होगी या टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, उन्होंने वो बाद में क्लियर किया, लेकिन मैंने उसी टाइम पे की क्योंकि वो बहुत लॉजिकल है। नाबार्ड का फुल फॉर्म ही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये सेक्शन वो कैसे छोड़ सकते हैं, ये लॉजिकली मैंने आंसर बताया था लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे थे। ठीक है, ये आज ही उन्होंने क्लियरिफाई किया है, देखो आज ही क्लियर किया है कि मेन एग्जाम फॉर द कैप्शन पोस्ट मे बी रीड एज इकोनॉमिक सोशल इशूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ईएसआई एंड एआरडी। तो अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फुल्ली प्रिपरेशन को लगना है। तो ये देखिए मैंने उसी दिन कल का ही है मैंने, और यहाँ पे मैंने एक पोल कंडक्ट किया था। देखो ये काफ़ी लोगों ने 300-400 लोगों ने यहाँ पे पोल में पार्ट किया था। तो मैंने पूछा था कि आपको कौन सा ऐसा सेक्शन लगता है कि जो चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग मतलब उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है प्रिपरेशन की। तो बहुत सारे लोगों ने फेज़ 2 के बारे में बोला है, लेकिन मैं अभी कहता हूँ कि यहाँ पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। बिल्कुल नहीं मतलब नहीं, पढ़ाई तो सेम करनी है ना, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव के एंगल से अभी नहीं सोचना है। वो चांस कब मिलेगा आपको, 74 पोस्ट है इंटू 25, उन्होंने बोला है कि आपको 25 के रेशो में लेना है। तो मल्टीप्लाई बाय 25 करते हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाय 4 करते हैं। तो इसका हाफ हो गया 37 एंड इसका हाफ हो गया 18.5, यानी कि 1850 लोग पास होने वाले हैं प्रीलिम्स में, जनरल स्ट्रीम में। तो अगर आप इसमें आ जाएंगे तो ही आपको चांस मिलेगा फेज़ 2 लिखने का। तो अभी फेज़ 2 दिमाग से हटा दीजिए। अभी आप ऐसा खुद को बोलिए कि नाबार्ड के एग्ज़ाम में बस प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, मेरा अभी एम है कि प्रीलिम्स क्रैक करना है। तो ये फेज़ 1 एआरडी ठीक काफ़ी सारे लोगों, क्योंकि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट लोगों को नया है इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है, और ईएसआई को बहुत कम लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया, सिर्फ 2 ही वोट आ गए। तो अभी आपका जो एंड जीए जो है वो तो इसके भी नीचे, जीए के लिए तो एक ही वोट मिला था। तो अभी अगर आप देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पर है ईएसआई, ठीक है, उसके बाद है जीए प्रीलिम्स में, और इसके बाद है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो मैं आपको इसका एक फिलॉसफी बताता हूँ अगले स्लाइड में, तो आपको पता चलेगा कि कैसे इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। अभी ये मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली आरबीआई का जो ग्रेड बी का सिलेबस इसी साल चेंज हुआ है और उसी के बेस पे नाबार्ड ने चेंज किया है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर टाइप का पैटर्न उन्होंने फॉलो किया। जैसे अभी हम ईएसआई के लिए डिस्कस कर रहे हैं ना, ईएसआई के लिए तो सेम पैटर्न नाबार्ड ने फॉलो किया। वो नाबार्ड ने क्या बोला है कि जो आपका फेज़ 2 में एआरडी प्लस ईएसआई का जो पेपर में, यहाँ पे बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है, फेज़ 2 की पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर 15 + 15 + 15 के 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 2 करना है, 10 एंड 10 एंड 10 इसमें से 2 करना है। तो ये 20 एंड ये 30, टोटल हो गया आपका 50। ये हो गया डिस्क्रिप्टिव एंड 50 जो है वो ऑब्जेक्टिव को है। ये मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको एक कंफर्टनेस आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हाउ डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव इवॉल्व आफ्टर लास्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड है एंड आरबीआई में ये स्पेसिफिकली उन्होंने सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए क्वेश्चन आएगा। मेरा जो कोर्स था उन्होंने एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने इतने अच्छे तरीके से लोगों को एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था ये है, इतने सारे पॉइंट रट लीजिए और एग्ज़ाम में उतार दीजिए, और वैसे ही हुआ, आया। और बहुत सारे लोगों ने, मैंने कहा बाद में लास्ट में आपको समझ में भी नहीं आएगा तो इतना आपको रट लेना है, और फिर बाद में अभी वो लोग इंट्रो में आ गए। तो कभी कभी क्या है ना, टीचर को इंसाइट्स होती तो आपको उनकी सुननी है। ये दूसरा क्वेश्चन आया था, वेरियस मेथड्स ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, सेफ्टी नेट प्रोग्राम। सेफ्टी नेट प्रोग्राम मतलब जो हम बोलते हैं ना कि पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम होते हैं, पॉवर्टी इरेडिकेशन के प्रोग्राम होते हैं, तो वो है। तो पॉवर्टी मेजरमेंट सिलेबस में है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। और ये जान लीजिए, खुद को बता दीजिए कि ये इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, ये है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, यानी कि आपके आसपास कुछ इकोनॉमिक यानी कि
अर्थशास्त्र नहीं, ये आर्थिक इश्यूज है या फिर आर्थिक समस्या कह सकते हैं आप उसको, और सामाजिक समस्या, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आए थे। वर्टिकल एंड ओरिजेंटल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट इन 15th फाइनेंस कमीशन। हुआ क्या, ये वर्ड देख के लोग डर गए, लेकिन ये भी मैंने कोर्स में लिया था। ये क्या है, सिंपल है कि सेंटर जो है स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा देता है, तो वो देता है 41%, उसको कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। एंड उसके बाद ये जो पैसा आ गया स्टेट्स को, ये अलग अलग स्टेट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अलग अलग इशू को, अलग अलग फैक्टर को वो परसेंटेज दे देंगे कि पॉपुलेशन को इतना वेटेज है, टैक्स कलेक्शन को इतना वेटेज है, उसके बाद पर कैपिटा इनकम जो है सेंटर और स्टेट का डिफरेंस जितना ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऐसा वो फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। अगर आप सिलेबस का एक एक वर्ड अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आगे मैंने सिलेबस जो है वो एक सिंप्लीफाई फॉर्म में प्रेजेंट किया है, अगर आप देखेंगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी लाइन पे आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखिए, एनालाइज द 3 मेजर्स सजेस्टेड फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट इन स्ट्रैटेजिक एंड नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर। ये बजट में से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ विद रेफरेंस टू इंडिया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है, डेमोग्राफी यानी कि पॉपुलेशन रिलेटेड है, तो ये सारे जो वर्ड्स है सिलेबस में लिए हुए हैं, सिलेबस से डायरेक्टली लिया है। तो अगर आप सिलेबस वर्ड बाय वर्ड अगर कवर करेंगे ना तो ये बहुत ईजी है। तो मुझे लगता है ईएसआई का पढ़ाई, एआरडी का पढ़ाई करना अच्छा इसलिए है क्योंकि उसका सिलेबस मेंशन किया हुआ है। जीए वास्ट है क्योंकि जीए में कोई लिमिट नहीं है, उन्होंने कोई सिलेबस स्पेसिफिक नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये आए थे एग्जाम में, इंडियाज कमिटमेंट टू क्लाइमेट चेंज इन लाइट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट। यानी कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा ना कि जीए, ईएसआई एंड एआरडी का जो पढ़ाई का अप्रोच है ना, उसमें इतना फ़र्क नहीं है। क्योंकि मुझे बताओ कि सपोज मान लो मैं क्लाइमेट चेंज पढ़ रहा हूँ, तो वो इसमें आता है, इसमें आता है, या इसमें आता है, या तीनों में आता है, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस है। इसमें क्लाइमेट चेंज आ सकता है कि यस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, एंड एआरडी में तो है ही है। तो इसलिए आपको ये मतलब ऐसा मत सोचो कि एआरडी है। आपको क्या करना है, जितना सारा करंट अफेयर्स है और ईएसआई और एआरडी का अगर आप सिलेबस सामने रखेंगे तो आपको वो बहुत ही आसान लगेगा। अभी देखिए, ये सिलेबस दिया है आपके नोटिफिकेशन में, ये अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत टेंशन आ जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, आपके लिए इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने इसको प्रेजेंट किया है। अभी देखो सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ द ईएसआई सिलेबस, ये देखेंगे ना तो आपको लगेगा यार ये मैनेजेबल है, इतना भी मुश्किल नहीं है। ईएसआई प्रिपरेशन इज सेम एज जीए प्रिपरेशन, जो मैंने आपको कहा। एंड ईएसआई इसको 40 मार्क है, जीए को 20 मार्क है, एंड एआरडी को 40 मार्क है। अभी एआरडी में देखते क्या क्या है। इसमें एग्रीकल्चर है, आप पकड़िए थ्योरी, उसके बाद एग्रीकल्चर है, करंट अफेयर्स, उसके बाद है रूरल डेवलपमेंट करंट अफेयर्स। तो अगर आप ये भी देखेंगे ना, ये 40 मार्क के, मुझे लगता है इसका बाइफर्केशन हम करेंगे, यहाँ पर करेंगे 15 मार्क का, उसके बाद यहाँ पर करेंगे सपोज यहाँ पे 15 मार्क एंड यहाँ पे 10 मार्क। तो एग्रीकल्चर का जो कोर थ्योरी पार्ट है वो सिर्फ 10 मार्क का आएगा। एग्रीकल्चर करंट रिलेटेड 15 मार्क का आ सकता है, एंड रूरल डेवलपमेंट वो भी करंट रिलेटेड 15 मार्क का आ सकता है। यानी कि ये जो आपका पेपर है 100 मार्क्स का, इसमें सिर्फ 10 मार्क का पोर्शन ऐसा है कि जो कोर एग्रीकल्चर थ्योरी का है। और इसके लिए सिलेबस क्या है, जो लोग बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं उनका कोर्स होता है 4 इयर्स का। तो आप मुझे बताओ, ये 4 साल का सिलेबस 10 मार्क के लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए। तो इसके लिए एक सिंपल बात है, देखो अगर आप अभी आपके पास टाइम कम है, तो कोई लोग मुझे पूछते हैं कि सर सेल्फ स्टडी करना चाहिए या कोचिंग लगाना चाहिए। देखो सेल्फ स्टडी कब करना चाहिए, जब आपका प्लान है 1 साल का। अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है और कहता है कि सर मुझे नाबार्ड का अगले साल का तैयारी करना है, इस साल में एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं कहूँगा सेल्फ स्टडी कीजिए, किसी के साथ बात कीजिए, क्या क्या कैसे पढ़ना देख लीजिए, पढ़ाई करते। लेकिन अभी हमारे पास 40-50 दिन है, अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे ये ढूंढने में वो ढूंढने में तो फिर टाइम जाएगा। इसलिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, आप मार्केट में जाइए, अलग अलग यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल देख लीजिए, वहाँ पे कौन पढ़ा रहा है वो देख लीजिए, एंड यू आर इनफ मैच्योर्ड टू
टेक योर ओन डिसीजन रिगार्डिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो अभी आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आप ये खुद का डिसीजन ले सकते हो। जाइए 2 घंटे दीजिए, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट का वेबसाइट देख लीजिए, यूट्यूब चैनल देख लीजिए, वहाँ पे कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, एंड डिसीजन ले लीजिए। फिर बाद में मत सोचिए कि वो क्या पढ़ा रहे, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके आपके लिए रेडीमेड कंटेंट दिया है, वो फिर बाद में आप पढ़ना चालू कीजिए। एंड ये 10 मार्क है कोर एग्रीकल्चर का, उसके लिए आपका पूरा नाबार्ड का एग्ज़ाम आप स्पॉइल मत कीजिए। मुझे पता है लोग बोलते हैं नाबार्ड, मैं तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड करने में से मुझे कैसे आएगा, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर्स है, एग्रीकल्चर का भी करंट अफेयर्स है, रूरल डेवलपमेंट का भी करंट अफेयर्स है। तो यानी कि यहाँ पर एट दी मैक्स 10 से 15 मार्क का थेरी पोर्शन आएगा जो कोर एग्रीकल्चर का होगा। इसलिए क्या कीजिए, जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, वहाँ का एक बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए हर टॉपिक का, बेसिक, यानी कि कुछ अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख पाए। अभी मैं यहाँ पे आपको और एक कैच बताता हूँ। फेज 2 का टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, क्योंकि 15 के 3, 10 के 3, मान लीजिए आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे 2 अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें मुझे लगता है हार्डली एक ही क्वेश्चन आएगा जो कोर एग्रीकल्चर का होगा, जो आएगा 15 मार्क का या फिर 10 मार्क का, इसलिए मैंने 10 से 15 लिखा है यहाँ पे। तो आप वो छोड़ सकते हैं आराम से, क्योंकि आपको 15 मार्क का एक क्वेश्चन छोड़ना है, 10 मार्क का एक छोड़ना है। तो आप क्यों अननेसेसरी टेंशन ले रहे हो एग्रीकल्चर का, ठीक है, आपको समझ में आया। एंड फिर बाकी जो MCQs है उसमें भी 2-3 क्वेश्चन है, वहाँ पे कुछ लॉजिक लगा के, और जितना आपने बेसिक पढ़ा है, मैं कहता हूँ ना, ये 10 मार्क का जो एग्रीकल्चर है ना, उसके लिए 3 दिन दे दो, मैक्सिमम 3 डेज, और 3 दिन में कोर एग्रीकल्चर का जितना कंटेंट पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, और फिर बाद में छोड़ दीजिए। और बाकी सारा आपका जो एफर्ट्स है वो करंट अफेयर्स में लगाइए। मान लो आप SBI PO मेंस के लिए पढ़ रहे हो, या IBPS क्लर्क मेंस के लिए, तो आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स तो वैसे भी पढ़ रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट का करंट अफेयर वैसे भी पढ़ रहे हैं, सब एग्जाम के लिए सब लोग पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्यों इसका हम बोलते हैं ना बतंगड़ बना रहे कि यार ये इतना डिफिकल्ट है, और लोग भी आपको डरा रहे हैं। तो ये बिल्कुल डरने की बात नहीं है। 10 मार्क के लिए 3 दिन दीजिए, जितना आपको रेडीमेड कंटेंट मिलेगा पढ़ लीजिए, बाकी आपका फोकस अदर एरिया पे लगा लीजिए। तो अभी आपको क्लियरली मेरी बात समझ में आई होगी, और आपका टेंशन बहुत कम हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो आप कमेंट में बोल दीजिए कि सर हमें अच्छा फील हो रहा है। बोलते हैं ना फील गुड फैक्टर, वो आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई आपको डरा देगा ना, बोलेंगे जाने दो यार, मेरी बस की बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं करना है। अभी देखिए, ये ESI का सिलेबस है ना, मैंने सिंप्लीफाई किया है, कितने टॉपिक से, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया, पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ है, एग्रीकल्चर, देखो मैंने कहा ना एग्रीकल्चर ESI में भी है, तो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन GA में भी आ सकता है, ESI में भी आ सकता है, एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट भी आ सकता है। तो आप ये ऐसा कंपार्टमेंट मत कीजिए, ठीक है, सारा का सारा इस तरीके से पढ़िए कि कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसका आंसर दे सकते हो। उसके बाद इंडस्ट्री के बारे में कुछ क्वेश्चन है, सिम्प्लीफाई किया है 15 टॉपिक्स। उसके बाद रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये थोड़े टॉपिक्स है, आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन क्या है रेडीमेड कंटेंट है तो पढ़ लेंगे तो 2-3 घंटे की बात है। एजुकेशन है, सोशल जस्टिस है यहाँ पर, फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। उसमें MCQ यहाँ पे ना मुझे लगता है MCQ रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। जैसे अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ अलग अलग स्टेट में, कुछ अभी मिनिस्ट्री चेंज होगी, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया, नई मिनिस्ट्री फॉर्म होगी, देखो ये कोऑपरेटिव वाला है ना, वो डेफिनेटली आएगा। HRD का नाम चेंज किया, एजुकेशन, वो भी आ सकता है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़, मैंने जैसे कहा ना आपको, ये कौन सा सोशल मोमेंट्स वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिलेबस अगर आप देखेंगे ना तो ये बहुत ही सिंपल मैंने आपको दिया है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है आपके पास राइट अगर कंटेंट है तो 5 to 6 डेज़ में आपका फर्स्ट रीडिंग होना चाहिए। और ऐसा देखिए कि अच्छे अच्छे अगर वीडियो आपको मिलेंगे कहाँ, जहाँ पे लाइव लेक्चर्स की फीचर्स होंगे, तो वो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से मैंने आपको इतना ही बताया है, तो आप फुल एनर्जी आपको लगानी है, ठीक है, फुल एनर्जी लगानी है, एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। एंड अगर आपको हमारा कोर्स अच्छा लगता है, जो टीचर है उनके वीडियो देख लीजिए कैसे पढ़ा रहे, तो मैंने उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दी है, और वो डिसीजन मैंने आप पे डाला है कि आप बहुत मैच्योर हो, आप राइट डिसीजन ले सकते हो,
अभी बहुत कम टाइम अवेलेबल है, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।